दोस्तों, बात है 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:30 की, जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री आवास से पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कांस्टेबल नारायण सिंह और पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन के साथ निकलती हैं पास में ही मौजूद ऑफिस जाने के लिए कि तभी आवासीय गेट पर मौजूद दो गार्ड्स सतवंत सिंह और बेअन सिंह, जिसमें से बेअन सिंह तो इंदिरा गांधी का वन ऑफ द फेवरेट गार्ड था, जिसे इंदिरा गांधी लगभग 10 सालों से जानती थी। ये दोनों गार्ड्स एकाएक गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं इंदिरा गांधी पर। इससे पहले कि आसपास के लोगों को कुछ समझ आता कि आखिरकार हुआ क्या है, बेअन सिंह लगभग 3 गोली अपनी रिवॉल्वर से और सतवंत सिंह अपनी सर्विस सब मशीन गन से लगभग 30 गोली इंदिरा गांधी के ऊपर फायर कर चुका था। और गोलियां चलाने के बाद दोनों अपने हथियार नीचे फेंक कर घुटनों के बल बैठकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं, हमें जो करना था वो हमने कर लिया है, अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। इस समय तक का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि आखिरकार इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर गोली क्यों चलाई। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब था ऑपरेशन ब्लू स्टार। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार में जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत के बाद और गोल्डन टेम्पल में हमले के बाद सिखों के मन में इंदिरा गांधी के प्रति इतनी हिंसा और विरोध बढ़ गया था कि ये तो होना ही था। तो क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार और कौन था ये जरनैल सिंह भिंडरावाले और इन सब का इंदिरा गांधी के मर्डर के साथ क्या संबंध था? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार और इससे जुड़े तमाम सवालों को गहराई से। अब फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार को डिटेल में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं इसके पीछे के बैकग्राउंड को कि आखिरकार इन सब की शुरुआत कैसे और कहां से होती है। तो इस कहानी की असली शुरुआत होती है आज़ादी के दौरान भारत और पाकिस्तान के विभाजन से। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे काला दिन माना जाता है। इस दौरान वायलेंस बढ़ने के कारण लाखों लोग मारे जाते हैं और लाखों तो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। विकिपीडिया के अनुसार लगभग 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे जाते हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोगों का माइग्रेशन देखने को मिलता है। और इन सब का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पंजाब में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ पंजाब भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग केवल पंजाब में ही 5 से 8 लाख लोगों की हत्या हो जाती है और पंजाब में काफ़ी बड़े स्केल पर माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। पंजाब को एक सेपरेट नेशन बनाने की डिमांड तो आज़ादी के पहले से ही थी, लेकिन पार्टीशन के बाद इस मैसिव मैसेकर से सेपरेटिस्ट फीलिंग और स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं यहाँ के लोगों के मन में। अब ऐसे ही करते करते थोड़ा समय बीतता है और आता है ईयर 1953। इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और इसका काम था स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्रीज रीऑर्गेनाइज करके रिकमेंड करना लैंग्वेज के बेसिस पर। एंड दिस कमीशन वाज हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ ओडिशा एट दैट टाइम मिस्टर फजल अली। और इस समय पंजाब में शिरोमणि अकाली दल डोमिनेंस में थी, जो कि वहाँ की एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी और अकाली दल का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था उस समय पंजाब में। और इसी समय अकाली दल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से मांग करता है पंजाब को भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड करने की और इसीलिए 14 मई 1954 को एक 18 पेजेस का मेमोरेंडम सबमिट किया जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अकाली दल के द्वारा, जिसमें ये लोग चाहते थे कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए और अदर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप को एक अलग स्टेट में शिफ्ट किया जाए। बट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इनकी ये डिमांड खारिज कर दी, क्योंकि पंजाबी को हिंदी से अलग लैंग्वेज नहीं माना जाता था, बल्कि उसे हिंदी से ही रिलेट करके पढ़ते थे। अब जब इनकी मांगों को खारिज कर दिया जाता है तो पंजाब सूबा मूवमेंट, जो कि 1950s के स्टार्टिंग से ही चला आ रहा था, ये एक वायलेंट रूप ले लेता है। इस मूवमेंट में बेसिकली यही कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि पंजाब को एक अलग सूबा बनाया जाए लैंग्वेज के बेसिस पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हज़ारों लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं स्लोगन्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू, जिससे वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होता है और इसीलिए सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर लगभग 1000 अकाली दल के प्रोमिनेंट लीडर्स और लगभग 21,000 अकाली सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है कांग्रेस एफर्ट से। लेकिन ये मूवमेंट यहाँ भी नहीं रुकता और इसी तरह छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहते हैं 1964 तक। 1964 में
पीएम जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद इंदिरा गांधी पीएम की गद्दी संभालती हैं और 1966 में बढ़ते वायलेंस को देखते हुए ना चाहते हुए भी इंदिरा गांधी को पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करना पड़ता है, जिसमें पंजाब को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया 2 स्टेट्स में। पहला तो पंजाब था जिसमें पंजाबी स्पीकिंग लोग थे, और दूसरा हरियाणा जिसमें अदर लैंग्वेज मेनली हिंदी बोलने वाले लोग थे, और इसके कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश में भी जोड़ दिए गए। अब यहाँ पर सबको लग रहा था कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, या यूँ कहें कि असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई थी। इस पंजाब हरियाणा पार्टीशन में काफ़ी फ्लॉज थे, जैसे कि पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल थी जो कि थी चंडीगढ़। इसके अलावा पंजाब के कई इलाके जो कि सिख मेजॉरिटी रीजन थे उन्हें हरियाणा में कर दिया गया था, और इसके साथ वाटर डिस्प्यूट भी चलते रहते थे पंजाब और हरियाणा के बीच में, और इसके अलावा कई और छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स भी थी इन दोनों स्टेट्स के बीच में। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए आनंदपुर साहिब, जो कि एक सिटी है पंजाब में, यहाँ पर अकाली दल की मीटिंग होती है, और इसी मीटिंग के कंक्लूजन के तौर पर अकाली दल द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसे आज हम लोग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस रेजोल्यूशन में पंजाब सेंटर से और ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की मांग करता है। हालांकि इस रेजोल्यूशन में कहीं पर भी पंजाब को एक सेपरेट नेशन बनाने की बात नहीं की गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे खालिस्तान से रिलेट करके एज अ सेपरेटिस्ट रेजोल्यूशन के तौर पर देखा। इधर पंजाब में अकाली दल की डोमिनेंस हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसा इंसान की तलाश में थी जो कि सिख कम्युनिटी से ही बिलोंग करता हो और सिखों के बीच में एक अट्रैक्टिव एंड पॉपुलर फिगर हो, और यहीं पर नाम आता है जरनैल सिंह भिंडरावाले का। भिंडरावाले पंजाब के अमृतसर में स्थित दमदमी टक्सल, जो कि एक रिलीजियस स्कूल है, वहाँ का हेड था, और 1980s के दशक की शुरुआत से ही ये लोगों के बीच में अपने सरमन्स और भड़काऊ भाषण की वजह से चर्चा में था। कांग्रेस पार्टी भिंडरावाले को सपोर्ट करके आगे बढ़ाती है, और कुछ समय के बाद भिंडरावाले लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हो जाता है, और अपना खुद का एजेंडा लेकर ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देता है। ऐसे में 1981 के सेंसस चालू होते हैं, और पंजाब में लाला जगत नारायण, जो कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, इसके साथ ही वो एक एडिटर भी थे जिन्होंने हिंदी समाचार मीडिया ग्रुप की स्थापना की थी। तो लाला जगत नारायण अपने न्यूज़पेपर में लिखते हैं कि पंजाब में चल रही सेंसस में हिंदू भाई अपनी मातृभाषा को हिंदी ही बताएं, लेकिन ये बात एक्सट्रीमिस्ट जरनैल सिंह भिंडरावाले को पसंद नहीं आती है, और 9 सितंबर 1981 को दिन दहाड़े लाला जगत नारायण की हत्या कर दी जाती है, और आरोप आता है भिंडरावाले के ऊपर, और इसी आरोप में भिंडरावाले को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही समय में इसे हिरासत से छोड़ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ था। इधर पंजाब में वायलेंस बढ़ रहा था और खालिस्तान को लेकर मांग भी बढ़ती जा रही थी, और 2 मुख्य घटनाएं थीं जिसकी वजह से माहौल और भी गर्म हो गया। पहली तो उस समय के डीआईजी एएस अटवाल की सरेआम गोल्डन टेम्पल की स्टेयर्स पर हत्या कर दी गई 25 अप्रैल 1983 को, और दूसरी 5 अक्टूबर 1983 को कपूरथला से जलंधर जाने वाली बस में सिख एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा 6 हिंदुओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस बीच भिंडरावाले एक बड़ा कदम उठाता है। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पर अपने हथियारबंद आदमियों के साथ कब्जा कर लेता है। अब फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सिख कम्युनिटी में अकाल तख्त की रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। यहीं से सिख धर्म से जुड़े सारे हुक्मनामे जारी किए जाते रहे हैं। अब इधर इंदिरा गांधी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थीं। 10 महीने बाद देश में और पंजाब में इलेक्शन आने वाले थे, और पंजाब में हिंदुओं को बेरहमी से मारा जाने लगा था, ताकि पंजाबी हिंदू पंजाब छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, और हिंदुओं द्वारा भी पलटवार किया जाने लग रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी को कोई ना कोई सख्त कदम उठाना ही था, और इसीलिए 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया गया, और 2 जून की रात इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर आती हैं और एक आखिरी अपील करती हैं लोगों से। देशवासियों, पंजाब में निर्दोष सिख और हिंदू मारे जा रहे हैं, अराजकता फैली हुई है, लूटपाट हो रही है, धार्मिक स्थल
अपराधियों और हत्यारों के शरणगाह बन गए हैं। अगर अब भी किसी मुद्दे पर कोई गलतफहमी या संदेह है तो आइए हम बातचीत की मेज पर इसे हल करने की कोशिश करेंगे। अंततः अपील का कोई परिणाम न निकलने के कारण इंदिरा गांधी गोल्डन टेम्पल पर आर्मी भेजने का फैसला ले लेती हैं और इसका कोड वर्ड रखा जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का मतलब ओपन स्काई एंड स्टार से है। इसका मतलब इस ऑपरेशन को मिडनाइट में अंजाम दिया जाने वाला था, जिस समय ओपोनेंट को किसी भी हमले की संभावना सबसे कम हो। और इस समय तक पंजाब की सारी फोन लाइंस बंद कर दी गईं। यहाँ तक कि पंजाब के लीडर्स भी अब एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। 2 जून की रात में ही मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के नेतृत्व में सेना की 9वीं डिवीजन गोल्डन टेम्पल पर पहुंच गई थी। 3 जून को सारे पत्रकारों को गोल्डन टेम्पल से बाहर कर दिया गया। भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल में अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आर्मी अंदर आने की कोशिश करेगी तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और अब यहाँ से मेरी लाश जाएगी, लेकिन मैं गिरफ्तार होकर नहीं जाऊंगा। आखिरकार 5 जून 1984 की रात को आर्मी द्वारा फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है और रात भर दोनों तरफ से फायरिंग होती रहती है। 6 जून को भी दिन भर फायरिंग चलती रहती है। ओपोनेंट भी काफी स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा था और इसीलिए सेना को मजबूरन टैंक्स की मदद लेनी पड़ी और आखिरकार 6 जून 1984 को देर रात भिंडरावाले समेत कई आदमियों की डेड बॉडी आर्मी को मिलती है और 7 जून की सुबह तक हरमंदिर साहिब परिसर पर आर्मी का फुल कंट्रोल हो जाता है। यह पूरा ऑपरेशन 1 जून 1984 से लेकर 8 जून 1984 तक चलता है। व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन के दौरान 554 सिख मिलिटेंट्स एंड सिविलियंस की डेथ हो जाती है। इसके साथ ही 83 आर्मी मेंबर्स भी मारे जाते हैं, जिसमें 4 ऑफिसर्स और 79 सोल्जर्स शामिल थे और इसके साथ ही 236 आर्मी मेंबर्स घायल भी हो जाते हैं इसमें और लगभग 1600 लोग अरेस्ट भी किए जाते हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान अकाल तख्त कॉम्प्लेक्स को भी काफी नुकसान पहुंचता है टैंक्स और गोलियों की वजह से, जिससे सिख कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स काफी बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि अकाल तख्त की रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है सिखों के बीच में और इसीलिए कई लोग आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसके सपोर्ट में हैं और यही कारण था कि 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की हत्या बीएन सिंह और सतवंत सिंह द्वारा कर दी जाती है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो ऑपरेशन ब्लू स्टार पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके साथ ही आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।